रूसी राजधानी अचानक अंधेरे में डूब गई। सिर्फ विस्फोटों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। कुछ ही घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर 700 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। इनसे ऊर्जा संयंत्र और नागरिक प्रभावित हुए। पुतिन ने सोचा था कि वह यूक्रेन को जमा देंगे, उसे अंधकार में डुबो देंगे और उसे घुटनों पर ला देंगे। लेकिन यूक्रेन की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। कुछ ही घंटों बाद 31 अक्टूबर 2025 की रात को रूस की राजधानी पर युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुनियोजित हमला हुआ। हमले 1 नवंबर की सुबह यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन की पुष्टि की। इस पुष्टि से घटना की गंभीरता का पता चला। ये कोई अचानक ड्रोन हमला नहीं था। सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बल्कि 3 मुख्य पाइपलाइनें थीं जो पेट्रोल, डीजल और सबसे अहम सेना के लिए जेट ईंधन ले जाती थीं। तीनों को एक साथ उड़ा दिया गया। इस प्रणाली का केंद्र मॉस्को ओब्लास्ट का रुमेंस्की क्षेत्र था। यह क्षेत्र न केवल सैन्य कमान केंद्रों का बल्कि ईंधन संचार और वायु रक्षा नियंत्रण ढांचे का भी केंद्र था। रुमेंस्की में कोल्टसोवॉय पाइपलाइन इसका केंद्र थी जो राजधानी को जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करती थी। लेकिन अब यह कल्पना टूट चुकी है। तो फिर यह पाइपलाइन इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? इसका जवाब इसमें छिपा है कि इसमें क्या क्या होता था। ये पाइपलाइन प्रतिवर्ष 30 लाख टन विमानन ईंधन, 28 लाख टन तक डीजल ईंधन और 16 लाख टन तक गैसोलीन पंप कर सकती थी। कीव ने पूरे रूस को ईंधन के बिना छोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने कहीं ज्यादा सर्जिकल, कहीं ज्यादा प्रतीकात्मक और पुतिन के लिए कहीं ज्यादा दर्दनाक निशाना चुना। रुमेंस्की क्षेत्र जहां हमला हुआ कोई संयोग नहीं है। यह रूस के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य औद्योगिक केंद्र और जुकोव्स्की एयरबेस का घर है। आइए जुकोव्स्की के महत्व को समझें। यह रूस का प्रमुख उड़ान परीक्षण केंद्र है। 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान, रणनीतिक Su-35 SS और नवीनतम S-70 ओखोतनिक भारी हमलावर UAV, जिन्हें पुतिन दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, यहीं विकसित परीक्षण और तैनात किए जाते हैं। इस पाइपलाइन को काटने का क्या मतलब है? इसका मतलब न केवल मौजूदा बेड़े को बल्कि रूस के भविष्य के वायुशक्ति परीक्षण और विकास कार्यक्रमों को भी सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाना है। Su-57 कार्यक्रम की जीवन रेखा जेट ईंधन का प्रवाह बाधित हो गया है। पुतिन की प्रचार मशीन का सबसे अहम खिलौना ईंधन की कमी के कारण ठप्प होने का खतरा है। कोल्टसोवॉय पाइपलाइन प्रथम विशेष प्रयोजन वायु एवं मिसाइल रक्षा सेना के हवाई अड्डों को ईंधन देने वाले मुख्य डिपो को ईंधन की आपूर्ति करती थी, जिसका काम मॉस्को की रक्षा एक ढाल की तरह करना था। यह राजधानी की वायु रक्षा के लिए ईंधन बीमा था। इस ऑपरेशन से 2 प्रमुख ठिकानों की ईंधन आपूर्ति बाधित हो गई है। पहला है जुकोव्स्की एयरबेस। यह सिर्फ एक बेस ही नहीं बल्कि रूसी एरोस्पेस बलों का एक कमांड सेंटर और 8वीं स्पेशल पर्पस एविएशन रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रूसी विशेष बलों और उच्च पदस्थ सैन्य कर्मियों का मुख्य परिवहन केंद्र है। इस बेस की रसद व्यवस्था रूसी सेना की सबसे विशिष्ट इकाइयों की गतिशीलता पर प्रहार करती है। दूसरा है कुबिंका एयर बेस। यह रूस के सबसे बेहतरीन सुखोई 30 और मिग 29 पायलटों का मुख्य अड्डा है। ये टीमें पुतिन द्वारा अपने सहयोगियों को हथियार बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य प्रचार और शक्ति प्रदर्शन है। यह मॉस्को के पश्चिमी वायु रक्षा कवच के लिए एक प्रमुख लड़ाकू जेट अड्डा भी है। अंत में ऑस्टेफियेवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हालांकि कागजों पर यह गज़प्रोमाविया का लगता है, लेकिन असल में यह रक्षा मंत्रालय और ख़ास तौर पर FSB द्वारा विशेष अभियानों, VIP परिवहन और गुप्त उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केंद्र है। यूक्रेन ने मॉस्को का सारा ईंधन नहीं काटा, हालांकि इसने व्यवस्था को पंगु बना दिया है। अब इन महत्वपूर्ण ठिकानों तक ईंधन की ढुलाई कमज़ोर, धीमी और कहीं ज़्यादा महंगी रेल टैंकरों या हज़ारों टैंकर ट्रकों से करनी होगी। इससे रसद व्यवस्था की समस्या और भी जटिल हो जाएगी। लागत आसमान छूती है, आपूर्ति का समय बढ़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नए सड़क और रेल मार्ग सैकड़ों किलोमीटर लंबे भविष्य के यूक्रेनी ड्रोन या पक्षपातपूर्ण तोड़फोड़ हमलों के लिए आसान निशाने बन जाते हैं। यह सैन्य निष्क्रियता सिक्के का केवल एक पहलू थी। पुतिन का नुकसान सिर्फ लाखों टन ईंधन या सैन्य ठिकानों का अपंग होना नहीं था। असली नुकसान रूसी नेता की प्रतिष्ठा को हुआ। पुतिन रूसी लोगों और खासकर मॉस्को के अभिजात वर्ग को एक ही चीज बेच रहे थे। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान एक सीमा विवाद था। मॉस्को एक सुरक्षित किला था। 31 अक्टूबर 2025 की रात को यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने इस दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने सिर्फ सीमा से ड्रोन नहीं भेजे थे,
यह राजधानी रुमेंस्की तक घुसपैठ कर गया और एक सुरक्षित सैन्य ठिकाने को उड़ाने में कामयाब रहा। रूसी जनता अब इस हकीकत को समझ रही है, पुतिन का सुरक्षा तंत्र राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने की भी सुरक्षा करने में असमर्थ है। यह मॉस्को के अभिजात वर्ग की नज़रों में शासन के सामाजिक अनुबंध का धज्जियां उड़ाने जैसा है। स्थिरता और सुरक्षा का वादा खत्म हो गया है। रूसी स्थानीय अधिकारियों और प्रचार माध्यमों की पहली प्रतिक्रिया इस नाकामी को छुपाने की थी। जैसा कि कीव इंडिपेंडेंट ने बताया, उन्होंने जुकोवस्की क्षेत्र में बिजली गुल होने और विस्फोट की आवाज़ों को स्वचालित उपकरणों की खराबी या तकनीकी खराबी बताकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की। हालांकि HUR द्वारा ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि, 3 लाइनों के एक साथ विस्फोट होने के सबूत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा घटना की कवरेज ने इस बात को छिपाना असंभव बना दिया कि मॉस्को एक सुरक्षा संकट से गुजर रहा था। यह एक दुष्प्रचार पतन है। स्थानीय टेलीग्राम चैनल शासन के नियंत्रण से परे दहशत के केंद्रों में बदल गए। इस तोड़फोड़ का समय तकनीकी विषमता और नवाचार में यूक्रेन की प्रतिभा को दर्शाता है। यह तोड़फोड़ लगभग 1 नवंबर को रूस द्वारा किए गए बड़े पैमाने के ड्रोन हमले के साथ ही हुई, जिसका दावा करते हुए उसने 98 ड्रोन मार गिराए थे। यह एक हाइब्रिड हमला था जिसे जानबूझकर भ्रम पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। सैकड़ों ड्रोन भेजकर उन्होंने रूस की वायु रक्षा प्रणालियों को आकाश में ही बंद कर दिया। सभी ऑपरेटर, रडार और कमांड सेंटर ऊपर के खतरे पर केंद्रित थे। जब सारा ध्यान आसमान पर था, HUR की तोड़फोड़ टीम ने पाइपलाइन को अचानक पकड़ लिया। इससे रूस का रक्षा के प्रति एक आयामी दृष्टिकोण कमजोर पड़ गया। हवाई रक्षा जमीन पर तोड़फोड़ को रोक नहीं सकी। आंतरिक खुफिया एजेंसियां हवा में ड्रोनों के झुंड का सामना नहीं कर सकीं। दोनों खतरों को मिलाकर HUR ने रूसी सुरक्षा तंत्र के सारे फ्यूज उड़ा दिए। तो यह असंभव तोड़फोड़ कैसे संभव हुई? मॉस्को के बीचों बीच यह दुष्प्रचार पतन क्रेमलिन के गलियारों में एक और गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या यह सिर्फ यूक्रेन की कामयाबी है या रूस के भीतर ही किसी विश्वासघात का नतीजा है? HUR की रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देती हैं कि यह सुविधा ड्रोन रोधी जालों और सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षित थी। इसका मतलब है कि एक ऐसा भौतिक सुरक्षा घेरा जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। मॉस्को ओब्लास्ट में सैकड़ों किलोमीटर लंबी दुश्मन की सीमा पार करके ऐसी सुविधा में घुसपैठ करना लगभग एक आत्मघाती मिशन है। इससे एक और भी ज्यादा परेशान करने वाली संभावना, बल्कि एक जरूरत भी पैदा होती है। अंदरूनी मदद। इस ऑपरेशन की सफलता संभवतः FSB या GRU के भीतर गहरे मतभेदों पर निर्भर करती है। यह तथ्य कि यूक्रेन के HUR के पास एक ऐसा भेदिया है जो ठीक जानता है कि पाइपलाइन कहां से गुजरती है, रक्षा तंत्र कब बदलता है और नेटवर्क में कौन कौन से गुप्त बिंदु हैं, इस ऑपरेशन की सफलता की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि यह तोड़फोड़ रूसी सुरक्षा अभिजात वर्ग के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्रालय और FSB के बीच या प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद से सेना के भीतर सुलगती विद्रोह की संभावना। हुर इन दरारों का कुशलता से फायदा उठा रहा है और संभवतः असंतुष्ट अधिकारियों या अधिकारियों की भर्ती कर रहा है। यह पुतिन के लिए सैन्य तख्तापलट से भी ज्यादा भयावह है। अब पुतिन किस पर भरोसा कर सकते हैं? पाइपलाइन की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले रोस्कोवडिया गार्ड पर, उस गार्ड की निगरानी करने वाले FSB एजेंट पर, उस एजेंट के कमांडर पर। इस गुप्तचर युद्ध से रूसी सुरक्षा तंत्र में एक भेदिया अभियान शुरू हो जाना चाहिए। अविश्वास का ऐसा माहौल किसी भी खुफिया एजेंसी को अंदर से पंगु बना देता है। बुडानोव ने सिर्फ एक पाइपलाइन ही नहीं उड़ाई, बल्कि उसने FSB के भीतर भी विश्वास की गतिशीलता को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के HUR से जुड़ी एक तोड़फोड़ करने वाली टीम या उनसे जुड़े स्थानीय पक्षपातपूर्ण सेल ने मॉस्को के सबसे सुरक्षित कड़ी सुरक्षा वाले इलाकों में से एक में शारीरिक रूप से घुसपैठ की। रूस की आंतरिक खुफिया सेवा FSB के लिए यह सबसे बड़ी शर्मिंदगी की घटनाओं में से एक है। FSB का काम ठीक यही रोकना है। यह एक रणनीतिक विफलता है जो दर्शाती है कि मॉस्को की आंतरिक सुरक्षा, जिसे एक किले के रूप में प्रचारित किया जाता है, एक भ्रम है और क्रेमलिन का पिछवाड़ा भी छिद्रों से भरा है। 31 अक्टूबर 2025 को हुई यह दुस्साहसिक तोड़फोड़ कोई अनोखी घटना नहीं है। यह एक व्यवस्थित योजना का अंतिम और सबसे दर्दनाक चरण है जो दर्शाता है कि यूक्रेन की युद्ध रणनीति कैसे विकसित हुई है। यह हमला उस सिद्धांत का सबसे ठोस प्रमाण है जिसे HUR के अध्यक्ष किरिल बुडानोव ने महीनों पहले कीव इंडिपेंडेंट को दिए एक साक्षात्कार में रेखांकित किया था।
हमारे हमले प्रतिबंधों से ज्यादा प्रभावी रहे हैं। यह एक गणितीय तथ्य है। यह एक ऐसा विकास है जो रूस के रणनीतिक गहराई सिद्धांत को कमजोर करता है। हम इस विकास क्रम को 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण उत्पादन पर रोक लगाना था। 2024 की शुरुआत से 2025 के मध्य तक यूक्रेन की मुख्य रणनीति उन उत्पादन सुविधाओं पर रोक लगाना था जो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को पोषित करती थीं। रियाजान, निजनी नोवगोरोड, तुआप वोल्गोग्राद। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोनों ने रूस के भीतर इन संयंत्रों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया। इस रणनीति ने रूसी घरेलू मोर्चे पर दहशत पैदा कर दी, जिससे ईंधन की कमी, कीमतों में वृद्धि और नागरिक अशांति फैल गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार इन हमलों ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता को 20% से 27% तक कम कर दिया। यह आर्थिक क्षति तो प्रभावी थी, लेकिन रूसी सेना को रोकने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थी। दूसरा चरण, उच्च मूल्य वाले लक्ष्य। 2025 की दूसरी छमाही में रणनीति विकसित हुई। यूर ने अब न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि रूस की सबसे मूल्यवान सैन्य क्षमताओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने रडार, S-400 बैटरियों और कमांड सेंटरों पर हमला किया। इस चरण का चरम 24 सितंबर 2025 को कपुस्टिन यार में ओरेशनिक सामरिक मिसाइल प्रणाली का विनाश था। यह रूस की परमाणु क्षमता के नज़दीक एक उच्च मूल्यवान सैन्य लक्ष्य पर हमला था। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसका उद्देश्य भ्रमित और अंधा करना था। तीसरा चरण, वितरण पर हमला। कोल्टसोवॉय पाइपलाइन पर हमला इस घटनाक्रम का तीसरा और सबसे परिष्कृत चरण है। यूक्रेन अब सिर्फ उत्पादन या उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को ही निशाना नहीं बना रहा है, अब वह सेना को उत्पादित ईंधन के वितरण को भी निशाना बना रहा है। 10 अलग अलग रिफाइनरियों पर हमला करने के लिए दर्जनों ड्रोन क्यों बर्बाद करें? 10 रिफाइनरियों से राजधानी में सेना तक ईंधन पहुंचाने वाली एक ही पाइपलाइन को काटने का असर कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। इसके अलावा इस हमले में रसद का गला घोंटने के साथ साथ घरेलू मोर्चे का भी पतन होता है। युद्ध का मॉस्को के केंद्र रोमेंस्की की ओर रुख बुडारनोव के सिद्धांत का गणितीय प्रमाण है। तोड़फोड़ की यह एक अकेली घटना पश्चिमी देशों पर महीनों तक लगे आर्थिक प्रतिबंधों से भी ज्यादा प्रत्यक्ष सैन्य और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने की क्षमता रखती है। इस तोड़फोड़ के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम पाइपलाइन में हुए विस्फोट से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। इस घटना का विश्लेषण वर्तमान में बीजिंग, तेहरान, प्योंगयांग और ब्रुसेल्स में चल रहा है। इस ऑपरेशन ने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को एक स्पष्ट संदेश दिया। मॉस्को की आंतरिक सुरक्षा एक कागजी शेर है। अगर यूक्रेनी विशेष बल रोमांस्की जैसे सबसे सुरक्षित, सबसे विशिष्ट सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते हैं, तो यह साबित करता है कि रूस की आंतरिक खुफिया और भौतिक सुरक्षा कितनी कमजोर है। रूस के प्रति नाटो की पूरी खतरा धारणा और रक्षा योजना इस नई वास्तविकता के अनुसार वर्तमान में अद्यतन की जा रही है। रूस उतना मजबूत किला नहीं है जितना बाहरी दुनिया को दिखाई देता है। हालांकि असली झटका पुतिन के सहयोगियों के मोर्चे पर महसूस किया जा रहा है। पुतिन लगातार इन सहयोगियों से हथियार, तकनीक, ड्रोन और मिसाइलों की मांग करते रहते हैं। इस मदद के लिए वह उन्हें शक्ति और स्थिरता का वादा करते हैं। वह उन्हें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि रूस इस युद्ध में जीतेगा और पश्चिम के खिलाफ एक विश्वसनीय सहयोगी है। तो 31 अक्टूबर की रात को उन्होंने क्या देखा? चीन, ईरान और उत्तर कोरिया ने देखा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हथियार और पैसा दिया, वह अपनी ही राजधानी मॉस्को के दरवाजे पर स्थित सबसे रणनीतिक ईंधन पाइपलाइन की भी सुरक्षा नहीं कर सका। अब खुद से पूछिए, अगर आप बीजिंग या तेहरान में फैसले लेने वाले होते तो आप क्या सोचते? आप एक ऐसे नेता पर कितना भरोसा करते जो अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, जो अपने ही घर में तोड़फोड़ झेलता है? यह एक रणनीतिक अपमान है जो पुतिन की सौदेबाजी की ताकत को खत्म कर देता है। पुतिन अब इन सहयोगियों के साथ एक मजबूत साझेदार की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरतमंद कमजोर नेता की तरह पेश आ रहे हैं। इस स्थिति में उनके सहयोगियों से मिलने वाले समर्थन की लागत बढ़ जाएगी और शायद समर्थन पूरी तरह से बंद होने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा यह कार्रवाई पुतिन को एक असंभव विकल्प चुनने पर मजबूर कर देती है। रूस के पास हजारों किलोमीटर लंबी रणनीतिक पाइपलाइनें, रेलवे और बुनियादी ढांचा है। वह उन सभी की रक्षा नहीं कर सकता। क्या वह मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या रियाजन में पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात महत्वपूर्ण इकाइयों, वायु रक्षा प्रणालियों और स्पेत्सनाज गार्डों को वापस बुलाएगा? अगर ऐसा हुआ तो अग्रिम मोर्चे पर सेनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। क्या वह अग्रिम मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करेगा और राजधानी में सैन्य व्यवस्था ठप होने और घरेलू मोर्चे पर सुरक्षा व्यवस्था चौपट होने का जोखिम उठाएगा?
दोनों ही मामलों में, जैसा कि बुडानोव ने कहा, इस एक अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, तेज और विनाशकारी सैन्य और आर्थिक प्रहार किया है। 31 अक्टूबर 2025 की रात को मॉस्को ओब्लास्ट के रोमांस्की में जो विस्फोट हुआ, वह सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं थी। यह पुतिन का सुरक्षित मॉस्को का भ्रम था। यह राजधानी के वायु रक्षा कवच को ऊर्जा प्रदान करने वाली मुख्य धमनी थी। यह रूसी आंतरिक खुफिया एजेंसियों की अपर्याप्तता और नपुंसकता थी। यूक्रेनी खुफिया विभाग के मुख्य निदेशालय ने युद्ध को न केवल अग्रिम मोर्चे पर, बल्कि मास्को के केंद्र में स्थित सबसे रणनीतिक सैन्य तंत्रीय आधार तक भी पहुंचाया। मास्को क्षेत्र में एक उछाल आया और यह उछाल क्रेमलिन के सबसे गहरे गलियारों तक गूंज उठा। ड्रोन रक्षा नेटवर्क और सशस्त्र सुरक्षा गार्ड HUR की दुस्साहसिक तोड़फोड़ को रोक नहीं पाए। अब Su-57, Su-35 और उच्च स्तरीय लड़ाकू विमान, जिन्हें मास्को की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें आवश्यक जेट ईंधन से वंचित होने का खतरा है। यह पुतिन के लिए एक सैन्य अवरोध, एक सैन्य दृष्टिहीनता और एक अपरिवर्तनीय रणनीतिक विफलता है, जो उनके अपने लोगों और सहयोगियों की आंखों के सामने घटित हो रही है। किला भीतर से गिर गया है।